हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि हम किसी इलेक्ट्रोड का सेल में किसी एक इलेक्ट्रोड का हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना पॉसिबल नहीं है। किसी भी सेल के पोटेंशियल हाफ सेल के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। और दोनों का जो हमने एक रिलेशन दिया था कि E इज इक्वल टू ई आर माइनस ई लेफ्ट, यानी एक सेल के अंदर एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, या इसको हम कह सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये जो फॉर्मूला हमारा था कि E इज इक्वल टू सेल का जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो हम किसी भी एक पीक का भी निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में जो हम यूज करते हैं वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया है जिसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय कन्वेंशन 0 मान लिया गया है एज ए रेफरेंस। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट माना गया है। अब बात यह है कि हम देखते हैं कि ये है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसे। देखिए, हाइड्रोजन तो एक गैस है, तो इसका इलेक्ट्रोड बना जनरली हम क्या करते हैं, मेटल लेते हैं, मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं और इलेक्ट्रोड हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक गैस है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक प्लेटिनम का ग्लास की ट्यूब के अंदर प्लेटिनम का वायर लगाएंगे, नीचे एक प्लेट लगाएंगे प्लेटिनम की, और उस पर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम को स्प्रेड कर देंगे। और उस पूरे सेटअप को हम एक ऐसी ट्यूब में रखेंगे जिस ट्यूब में ऊपर से हम हाइड्रोजन की गैस को सप्लाई कर सकते हैं। और ये पूरा जो सेटअप है ये एक सॉल्यूशन में डिप्ट रहेगा, और उस सॉल्यूशन में हमने 1 mHCl यानी 1 मोलर सॉल्यूशन HCl का लिया है, और ऊपर से हम कंटिन्यूअस हाइड्रोजन गैस इसमें सप्लाई करते जा रहे हैं, और जिसका प्रेशर है 1 बार और टेम्परेचर जो है वो है 298 केल्विन हमने इसके लिए रखा है। तो इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आता है जो माना गया है वो है 0 वोल्ट। तो ये एक तरह के रेफरेंस है। देखिए, सबसे पहले हम इसका सेल नोटेशन करते हैं। सेल नोटेशन कैसे करेंगे, प्लेटिनम सॉलिड है, किसमें डिप है, ये हाइड्रोजन, H2 गैस लिख सकते हैं 1 बार प्रेशर पर। और ये किसमें डिप है, ये किसके कांटेक्ट में है, ये है H प्लस, और इसका कंसंट्रेशन है 1 m। तो ये हमारा हाफ सेल का नोटेशन हो गया, हाफ सेल। जब दूसरा लगाएंगे तो एक हम डबल लाइन 60 बीच करके दूसरा इलेक्ट्रोड भी इसमें प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए जो रिएक्शन है वो क्या है, देखिए, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन H2 हाफ H2, ये वाली रिएक्शन इसके अंदर हो रही है। तो ये एक सेटअप है जिसके लिए हम ये इसका बाय कन्वेंशन हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मान लिया है। अब अगर मान लो हमें कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, तो हमें क्या करना है, कि हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, तो हम दूसरा सेटअप लेंगे। जैसे कॉपर का हमको निकालना है, सपोज कॉपर का हमने निकालना है, तो कॉपर का हमको पता है क्या होता है, कॉपर का जो रिएक्शन है वो ये है Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर, ये वाली रिएक्शन करता है वो। तो हमें करना क्या है, या यो मान लीजिए कि आपने एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल एक तो ले लिया हाइड्रोजन का, और दूसरा हाफ सेल ले लिया हमने कॉपर का, ये कॉपर का ले लिया। तो कॉपर को कॉपर के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो एक पूरा सेल की रिएक्शन हम लिख लेते हैं, वो सेल नोटेशन लिख लेते हैं, Pt प्लेटिनम, ये तो एज इट इज उतारेंगे, फिर H2
गैस 1 बार H प्लस 1m, फिर हम लगाएंगे साल्ट ब्रिज। ये हमने साल्ट ब्रिज लगा दिया। उसके बाद कॉपर आयन और उसके बाद कॉपर ये। तो ये हमारा एक सेल हमने बना लिया। इसमें एक जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता है, जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो देखिए, इसका जब हम सेल पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं या इसका जब हम ईएमएफ डिटरमाइन करते हैं, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो आता है प्लस 0.34 वोल्ट, ये आता है। तो ये जब आता है तो हमको पता है कि ये दो से मिलकर बना हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस है। तो इसका तो जीरो है ही, हाइड्रोजन वाले का जीरो है। तो ये जो पोटेंशियल होगा वो किसका पोटेंशियल होगा? ये ईएमएफ भी है सेल का, और साथ ही साथ ये कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा? प्लस 0.34 वोल्ट। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा अगर ले लें, अब हम एक और ले लेते हैं कॉपर की जगह। अब हम एक ले लेते हैं जिंक का ले लेते हैं। तो अगर जिंक का लेंगे तो क्या सेल बनेगा हमारा? PTSH2G 1 बार। ये एज इट इज हमको लिखना है एक रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस हमेशा यही लेना है। 1m, और यहां हम ले लेंगे Zn+2 और ZnS। देखिए यहां हमने कॉपर की जगह जिंक को ले लिया है। जब हम इस सेल का ईएमएफ निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है -0.76 वोल्ट। ये इस सेल के ईएमएफ की वैल्यू आती है। अब क्योंकि यहाँ एक का तो जीरो है, तो दोनों का डिफरेंस यही हुआ। तो ये जो भी पोटेंशियल आ रहा है, तो दिस पोटेंशियल इज द पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हमने दो का पोटेंशियल निकाल लिया है। देखिए, हमने निकाला कॉपर का हमारे लिए आया प्लस 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट पॉजिटिव में, और जिंक का हमारे पास आया नेगेटिव 0.76 वोल्ट। इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक ऐसा सेल लेते हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रोड जिंक का है और एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है। तो ऐसे का जो सेल नोटेशन या सेल डायग्राम होगा वो क्या होगा? इसका होगा ZnS, जो कि डेनियल सेल हमने पढ़ा है, और Zn+2 एक्वास, ये साल्ट ब्रिज हम लगा देंगे, और कॉपर +2 और CuS, ये हमारा हो गया। ये हमारा कौन सा है? ये है एनोड। और ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है कैथोड। तो हमें ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? ईएमएफ ऑफ सेल के लिए फॉर्मूला हमने बताया था राइट माइनस लेफ्ट। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। जब ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया तो हमें अभी अभी वैल्यू पुट निकाली, उनको पुट कर देते हैं। तो कैथोड की जो वैल्यू आ रही है, कैथोड की वैल्यू आ रही है 0 प्लस में है ये 0.34 माइनस -0.76, ये हमारी वैल्यू आ रही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आ रहा है देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस 0.34 प्लस 0.76, और इसका टोटल करेंगे तो प्लस में 1.1 वोल्ट के आसपास की वैल्यू आ रही है। और ये हमने पहले ही बताया था ईएमएफ फॉर सेल। कौन सा सेल? डेनियल सेल, जिसके बारे में कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसका हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो होता है 1.1 वोल्ट आता है। तो इस तरह से रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का लेकर हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
निकाल लिया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है, देखिए यहाँ पर हमने ये जो एक मेटल यूज किया, देखो जनरली हम क्या करते हैं, मेटल को डिप करते हैं उसके सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ एक गैस है क्योंकि हाइड्रोजन की बात आ रही है। तो हाइड्रोजन तो कैसे डिप करेंगे, तो उसके लिए हमने एक सेटअप बनाया है। लेकिन हमने यहाँ जो यूज किया है मेटल, वो प्लैटिनम है। प्लैटिनम एक यूज किया है, इसके बारे में थोड़ा जान लें। प्लैटिनम क्या है, देखिए इनर्ट मेटल है। इनर्ट मेटल है तो ये क्या करता है, ये किसी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यानी अपनी कोई रिएक्शन किसी भी चीज से नहीं करेगा। तो जो वैल्यू हमको मिलेगी वो हाइड्रोजन की मिलेगी, नंबर 1 थी। दूसरा, हमने यहाँ पर इसको एक प्लेट यूज की है बॉटम में, तो प्लेट पे और फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम डाला है। तो ये क्यों डाला, ये इसलिए डाला है क्योंकि जितना ज्यादा इसका एरिया है, जो फाइन पार्टिकल होते हैं उनका एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है तो ये रिएक्शन ज्यादा करेगा, यानी रिडक्शन बहुत ज्यादा होगा, जिससे कि हमको मेजरमेंट में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर इस तरह से हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिए हैं, और उन इलेक्ट्रोड किसी के लिए पॉजिटिव वैल्यू आती है, किसी के लिए नेगेटिव वैल्यू आती है। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या है, कि जिस तरह इस सेल की हम बात करते हैं, यहां होता है ऑक्सीडेशन इस वाले पार्ट में, और इसमें होता है रिडक्शन। ठीक है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है और ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो आईयूपीएसी ने क्या कहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल को ही सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू को उसने पॉजिटिव माना है और इसकी वैल्यू को उसने नेगेटिव, यानी अब हम दोनों चीजों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना कहकर रिडक्शन पोटेंशियल ही कहेंगे। जो जिसका सच में रिडक्शन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था उसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव आएंगी। तो इस तरह से एक बड़ी सीरीज उन्होंने तैयार की है, और उस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत सारे एलिमेंट्स को हमने उनके इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऑर्डर में जमा दिया है। देखिए हमने केवल रिडक्शन पोटेंशियल को लिया है, और जिनका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होता है उसके लिए उसके साइन को माइनस कर दिया गया। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया है। तो इस तरह से एक सीरीज बन गई है। हमने सारे एग्जाम्पल नहीं है, कुछ को स्किप किया है, और ज्यादा एग्जाम्पल बुक में भी है, लेकिन समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल को ले लिया है। तो इस तरह से जो सीरीज बनती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एज पर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बनाई गई है। और इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज है वो माइनस आ रही है। माइनस वैल्यू का मतलब क्या है? देखिए जितनी ज्यादा माइनस वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। दूसरे को रिड्यूस करेगा मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। अब समझने की बात है, के प्लस की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर नहीं है, उसकी रिलीज करने की। यानी इसका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हमने इसका रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन रिएक्शन लिए है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या आई है? माइनस में आई है। तो जितनी ज्यादा माइनस वैल्यू होगी उतना ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। इसी तरह जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, दूसरे को ऑक्सीडाइज करने, ये सेल्फ रिड्यूस। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ दो आते हैं। जो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला है वो आ रहा है लिथियम, और जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है वो आ रहा है फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लिथियम इज द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लास 11 में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो उसका रीजन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। देखिए यहाँ पर हमने पिछले अभी बताया था, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये है SH2, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है, जिसका हमने बाय कन्वेंशन इसका क्या मान लिया था? जीरो। जीरो हैव नो साइन। जीरो से एक तरफ वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव वैल्यू, एक तरफ वैल्यू घट रही है माइनस में जा रही है नेगेटिव वैल्यू।
जब माइनस की तरफ बढ़ेंगे तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी और प्लस की तरफ बढ़ेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब देखिए इसका यूज क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे काम हम इस रिएक्शन से कर सकते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए नंबर 1 इसकी जो एप्लीकेशन है वो ये है, कंपेयरिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। एक दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन है O2 और F2, ये दोनों रिड्यूसिंग है लेकिन ऑक्सीडाइजिंग है। दोनों की नेचर कैसी है, ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि ये सेल्फ रिड्यूसिंग है। तो इनमें से कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, तो वैल्यू लिखते हैं F2 की हमने लिख लिया पॉजिटिव 2.87 और उसकी वैल्यू ऑक्सीजन की आ रही है पॉजिटिव 1.23। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन ऑक्सीजन। और इन वैसे भी फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो इस तरह से हम ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग नेचर में भी देख सकते हैं। अगर हम पोटेशियम और लिथियम का कंपेयर करें, पोटेशियम और लिथियम का कंपेयर करें तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है 3.05, तो इसमें भी हम कंपेयर करके बता सकते हैं कौन ज्यादा करेगा। ठीक है। दूसरी बात है कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। हम किसी सेल का ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ईएमएफ कैलकुलेट कैसे करेंगे कि एक हमको पता है कैथोड है, एक हमको पता है एनोड है। जैसे हमने एक एग्जांपल अभी लिया था कि कॉपर और जिंक का ही हम फिर से समझ लेते हैं। जिंक में क्या होता है Zn प्लस Cu प्लस 2, क्या बनता है Zn प्लस 2 और Cu सॉलिड। तो ये हमारा सेल है, डेनियल सेल है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे अभी हमने बता दिया था, इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल को दोबारा ले रहा हूँ कि हमें क्या करना है। जिंक कहाँ होता है, जिंक होता है एनोड पर। एनोड पर होगा जिंक और कैथोड पर कौन होगा, कॉपर। तो कैसे निकालते हैं इसको, कैथोड माइनस एनोड। इसकी कैथोड की देखिए, कॉपर की वैल्यू देखिए, कॉपर की वैल्यू आ रही है, ये कॉपर की वैल्यू आ रही है प्लस 0.34 और जिंक कहाँ है, जिंक ये है, और जिंक की वैल्यू आ रही है माइनस 0.76। तो कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड की वैल्यू क्या है 0 प्लस 0.34 माइनस और फिर इसका माइनस साइन 0.76। तो ये क्या आ रहा था हमारा पॉजिटिव 1.10 वोल्ट आ रहा था। तो इस तरह से हम किसी भी सेल के सेटअप के लिए ईएमएफ निकाल सकते हैं। ये दूसरी इसकी यूटिलिटी है। थर्ड है फिजिबिलिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसका पता भी हम इससे लगा सकते हैं। जैसे हमने ये सेल बनाया, इसी सेल को हम दो तरह से रखेंगे, इसी वाले एग्जाम्पल को कि हमने एनोड लिया जिंक का, यानी एक रिएक्शन हमारी हो रही है ये वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन ये जिंक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये वाली रिएक्शन तो फिजिबल है क्योंकि इसके लिए वैल्यू आ रही है 1.1 वोल्ट। अगर हम उल्टा कर दें, हम कह दें कि भाई कैथोड जो है, कैथोड किसका बन जाएगा, कैथोड बना लेते हैं हम जिंक का। जिंक का बनाएंगे जिसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.76 और एनोड हम बना लेंगे कॉपर का, इसकी वैल्यू आएगी प्लस 0.34। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, वो वैल्यू हमारी क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब, क्योंकि देखिए इसको हम इधर रख देंगे, रख कर लगाता हूँ, इस तरह से हो जाने वाला है। वैल्यू हम रख रहे हैं माइनस 0.76 माइनस प्लस 0.34। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.76, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, इसकी जो वैल्यू आएगी तो वो हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नहीं होगी कुल मिला के,
और पॉजिटिव नहीं होगी, इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं हो सकती। इसका मतलब हम अगर रिवर्स कर देते हैं तो वो नहीं होगी, वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उसको कराने के लिए हमें उसमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंपेबिलिटी ऑफ मेटल टू रिड्यूस कैपेबिलिटी ऑफ मेटल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। देखिए इन जनरल क्या होता है कि जब भी हम किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, लेकिन ये सभी केसेस में नहीं होता। जैसे हम जिंक है और इसमें H2SO4 में इसको डाल दें, या HCl का एग्जाम्पल है, HCl में हम इसको डालें तो ये बनेगा ZnCl2 और ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम कॉपर के लिए देखें, कॉपर के केस में ये नहीं हो पाता है। कॉपर के केस में अगर हम लिखें तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलता है। देखिए जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, अब देखिए कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी कब? जब H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा और ये हाइड्रोजन में बदल जाएगा। तो जिंक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। लेकिन अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर कॉपर की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। अब अगर कॉपर ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन H+ को कैसे देगा? जब वो H+ को नहीं दे पाएगा तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। यानी जिनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है वो एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से हम इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज की हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।